आर्टिकल ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक, ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या सामान्य परीक्षा ना हो जिसमें आर्टिकल से सवाल ना पूछा जाता हो। ऐसा संभव ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या स्कूल के सामान्य परीक्षा में आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल पूछे ही जाते हैं और इसको लेकर बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी रहता है। कब इसका प्रयोग होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए, किसके साथ होना चाहिए, किसके साथ नहीं होना चाहिए। ये मुद्दे बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और भाषा की समृद्ध और सुघड़ता को बनाए रखने के लिए भी। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक छोटा सा टॉपिक होगा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको जाने बगैर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और खासतौर से उसमें अगर बेहतर मार्क्स स्कोर करना हो, फिर तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा और स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। और हम बढ़ते हैं, आर्टिकल के बारे में आज जानेंगे बहुत विशेष तरीके से। तो बिना देरी किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसके लिए मैं आपको लिए चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है आर्टिकल्स, ए एम द। ये तीन ऐसे शब्द हैं जिनका अपना कोई बहुत विशेष अर्थ नहीं होता, लेकिन इनके बगैर आप अंग्रेजी सही और शुद्ध लिखें, बोलें और परीक्षा में अच्छा नंबर लाएं, ये संभव ही नहीं है। तो सबसे पहले आर्टिकल के बारे में हम जाने कि आखिर इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये बनते कैसे हैं, आर्टिकल आए कहां से। तो आर्टिकल के बारे में कहा जाता है कि आर्टिकल एक प्रकार के एडजेक्टिव्स होते हैं। तो फिर इसका नाम आर्टिकल क्यों दिया गया? चलिए आज हम जानते हैं कि ये कैसे एडजेक्टिव से निकले और इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, यानी फॉर्मेशन ऑफ आर्टिकल्स के बारे में हम जानेंगे डिटेल से। तो ये जानने के लिए हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल का निर्माण कैसे हुआ, कैसे बना। तो ये दरअसल आर्टिकल्स जो होते हैं ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से निकले हुए हैं। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं और इनका क्या काम है, इसके लिए मैंने एडजेक्टिव पर ऑलरेडी एक वीडियो पहले से बना रखा है। आप उस वीडियो को अगर जाएं देखें तो एडजेक्टिव के बारे में मुझे दोबारा से नया कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? वैसे एडजेक्टिव्स, अब इसको हम जानते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को दो पार्ट में बांटा गया, पहला इंडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव और दूसरा डेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो सबसे पहला डिमॉन्स्ट्रेटिव है क्या? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, लेकिन एडजेक्टिव किसको कहते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो वैसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के उसकी ओर इंगित करे, संकेत करता हो, उसको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब इसके दो पार्ट हो गए, इनडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव और डेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव। ये क्या होते हैं? तो इनडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव में आते हैं जैसे वन, एनी, सम, सच। तो जब विशेषण अपने विशेष्य को इंगित तो करे लेकिन निश्चयात्मक रूप से नहीं। और डेफिनिट क्या होता है? जब कोई विशेषण अपने विशेष्य को बहुत स्पष्ट रूप से इंगित करता हो। अब यहाँ विशेषण और विशेष्य का अंतर समझिए। विशेषण को अंग्रेजी में हम एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, और विशेष्य क्या? वह नाउन या प्रोनाउन जिसको एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, दैट इज कॉल्ड विशेष्य। तो हम सबसे पहले इंडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव का एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे सम बॉयज आर क्लेवर। अब यहाँ बड़ा स्पष्ट है, सम बॉयज आर क्लेवर, कुछ लड़के चालाक हैं। कौन कौन चालाक है ये एग्जैक्ट जानकारी हमको नहीं है, इसका सटीक विवरण हमारे पास नहीं है। 25-50 बच्चे यहाँ हैं, इनमें से 2, 4, 5, 10 ऐसे हैं जो चालाक हैं। अब ये पता नहीं है कौन है, इंडेफिनिट है, अनिश्चय है।
कुछ लड़के चालाक हैं, ये तो पता है, कुछ संकेत तो मिला, पर निश्चित रूप से नहीं। उसी तरीके से वन डे ही डैड, एक दिन वह मर गया। अब किस दिन मरा ये नहीं पता है, ये एग्जैक्ट जानकारी हमारे पास नहीं है। किस दिन, किसी दिन। यहां वन डे ही डैड का मतलब किसी दिन वह मर गया, इसका सेंस यही है, किसी दिन वह मर गया, इसीलिए इसको हम इंडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव कहते हैं। अब ये जो आपने देखा वन, एनी, सम, सच, जो इंडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव हैं, इसमें वन जो है उसी का शॉर्ट फॉर्म है ए और एन, ये शॉर्ट फॉर्म है वन का। अब हम बढ़ते हैं डेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव के बारे में, जानते हैं ये क्या है। तो वैसा विशेषण जो अपने विशेष्य को स्पष्ट रूप से यानी निश्चित रूप से इंगित करता हो, जैसे दैट बुक, कहने का मतलब हमारा इशारा बिल्कुल स्पष्ट है, वह किताब। दोज पेन्स, वो कलमे। दिस बॉय, यह लड़का। दीज मेन, ये आदमी। अब यहां इससे निकल के आ रहा है अर्थ, दिस दैट दीज दोज किसी नाउन या प्रोनाउन को निश्चित रूप से संकेत करते हैं और इशारा उसी तरफ करते हैं। और इसमें जो आपने देखा दैट, दोज, दिस और दीज, इसी दिस दैट दीज दोज इसका शॉर्ट फॉर्म है द। तो आपने देखा वन जो इंडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव है उसका शॉर्ट फॉर्म बना ए और एन, दोनों एक ही वर्ड के दो रूप हैं। और दिस दैट दिस दोज इसका शॉर्ट फॉर्म बना द, इसीलिए ए एंड द को एडजेक्टिव भी माना जाता है और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव माना जाता है। पर इनका एक अलग नामकरण दिया गया, आर्टिकल। अब आर्टिकल का यूज किया है, खास तौर से जब मैं द का यूज समझाऊंगा तब उसमें इसको मैं स्पष्ट रूप से इंगित करूंगा। अभी मैं इस एग्जाम्पल को रहने देता हूं, मैं बढ़ता हूं काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स पर। ये काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स क्या है? तो आर्टिकल के दो काइंड बने, एक इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। ये इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन हुआ और डेफिनिट आर्टिकल द हुआ। ये ए एन इनडेफिनिट और डेफिनिट का जो नामकरण हुआ ये यहीं से आया। कहां से? इनडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव। इसको आप यहां देखें तो ये जो दो बॉक्स आपको दिख रहे हैं ये इनडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव और एक डेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव, इन्हीं दो से ये बना हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल, क्योंकि इन दो से हमारा निकला यहां वन का शॉर्ट फॉर्म ए एन हुआ और दिस दैट दिस वाज का शॉर्ट फॉर्म द हुआ। तो इनडेफिनिट से निकला ए एन और डेफिनिट से निकला द। इस आधार पर इसका डिवीजन जो किया गया, काइंड्स आर्टिकल का जो डिवीजन किया गया उसके काइंड्स का, वो किया गया इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल के रूप में। तो ये अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि इनडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल कहां से बना। अब हम बढ़ते हैं काइंड्स ऑफ आर्टिकल। हमने देख लिया कि ये दो प्रकार के हो गए, डेफिनिट और इनडेफिनिट। अब हम बढ़ते हैं यूजेज ऑफ आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल का यूज कैसे कैसे होता है, क्या यूज है इसका। तो सबसे पहला आर्टिकल का दो यूज है, एक तो है जेनरिक यूज ऑफ आर्टिकल्स जिसको जनरल यूज ऑफ आर्टिकल्स या जनरलाइज यूज ऑफ आर्टिकल कहते हैं, और दूसरा है स्पेसिफिक यूज ऑफ आर्टिकल्स या स्पेशल यूज ऑफ आर्टिकल कहिए चाहे स्पेशलाइज यूज ऑफ आर्टिकल कहिए। ये क्या होता है बेसिक, इस अंतर को अगर आप समझ लें तो कभी भी आर्टिकल के प्रयोग में आपको कठिनाई नहीं होगी और ना ही पहले कभी किसी ने इस तरीके से समझाया होगा। जब ए एन द के साथ सिंगुलर नाउन हो या द के साथ प्लुरल नाउन हो, चूंकि ए एन के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन ही आता है, सिंगुलर नाउन के साथ ही ए एन का प्रयोग किया जाता है, पर द जो है वो सिंगुलर और प्लुरल दोनों के साथ यूज किया जाता है। तो इसलिए मैंने दो बार लिखा इसको, ए एन द प्लस सिंगुलर नाउन, और दूसरी बार लिखा द प्लस प्लुरल नाउन। से जब सभी व्यक्ति और वस्तु अर्थात पूरी जाति या वर्ग का बोध होता हो तो आर्टिकल का ऐसा प्रयोग जनरल यूज या जेनरिक यूज ऑफ आर्टिकल कहा जाता है। इसलिए ऐसे ए एन द प्लस नाउन का मतलब होता है ऑल प्लस नाउन,
और वही जब ए एंड द प्लस सिंगुलर नाउन से केवल एक खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो, सबका नहीं, तो आर्टिकल के ऐसे प्रयोग को स्पेशल यूज कहा जाता है या स्पेसिफिक यूज ऑफ आर्टिकल कहते हैं। यहाँ ए एंड द प्लस सिंगुलर नाउन का मतलब होता है वन प्लस नाउन। अब मैं इसको थोड़ा सा और अर्थ से आपको स्पष्ट करूंगा। यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से इसको स्पष्ट करता हूं। आप देखिए, एक काउ गिव्स मिल्क, यहाँ एक काउ का मतलब क्या हुआ? ऑल काउ। कारण एक काउ से यहाँ पूरी गाय की जाति का बोध हो रहा है। ऐसा नहीं कि भारत में पाई जाने वाली गाय दूध देती हैं और नेपाल में पाई जाने वाली गाय दूध नहीं देती है। वहां की गाय भी दूध देती है, श्रीलंका में जो गाय होगी वो भी दूध देगी। यानी दुनिया की जो भी गाय हैं, जिनके बछड़े या बछड़ी हैं, वो दूध देती हैं। तो गाय सभी जाति के लिए यहाँ पर आया, तो यहाँ ए काउ का सेंस ऑल काउ से निकल रहा है। दूसरा, यानी पूरी जाति के लिए आया ये। द काउ गिव्स मिल्क, यहां भी द काउ पूरे ऑल काउस के लिए आ रहा है, पूरी गाय की जाति के लिए आ रहा है। आगे बढ़िए। एन एलिफेंट हैज ए ट्रंक, हाथी को सूंड होता है। तो ऐसा थोड़े है कि भारत में पाए जाने वाले हाथी को सूंड होता है और थाईलैंड में पाए जाने वाले हाथी को सूंड नहीं होता है। दुनिया में जितने भी हाथी होंगे सबके पास सूंड होता है। तो यहाँ एन एलिफेंट मीन्स ऑल एलिफेंट। द एलिफेंट हैज ए ट्रंक, हाथी को सूंड है, वही सभी हाथी को। यहाँ द एलिफेंट मीन्स ऑल एलिफेंट। तो ये हुआ जनरल यूज, यानी ए एंड द प्लस नाउन मीन्स ऑल प्लस नाउन। अब स्पेसिफिक यूज में देखिए, इसके परिवर्तन अंतर को हम देखते हैं एग्जाम्पल से। राम हैज अ कार, यहां एक कार मतलब वन कार। राम के पास एक ही गाड़ी है, मैं राम के पास जो कार है उसकी बात कर रहा हूं, वन कार। दूसरा, द कार इज व्हाइट, दुनिया की सारी कार की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो कार राम के पास है, मैं उस पार्टिकुलर एक कार की बात कर रहा हूं जो उजली है। यहां द कार मतलब वन कार हुआ। सीता इज ईटिंग एन ऑरेंज, यहां एन ऑरेंज का मतलब वन ऑरेंज, वह ऑरेंज जो सीता खा रही है। द ऑरेंज इज स्वीट, यहां नारंगी मीठा है, मतलब वन ऑरेंज, एक ही नारंगी की बात हो रही है, सारी दुनिया के नारंगी की बात नहीं हो रही है। तो ये एग्जाम्पल के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि एक काउ गिव्स मिल्क में एक काउ पूरी गाय जाति का बोध करा रहा है। वही चीज अगर हम कहें राम हैज अ काउ, तो यहाँ एक काउ का मतलब हो जाएगा कि वह गाय जो राम के पास है। मैं एक गाय की बात कर रहा हूं, दुनिया की सारी गाय की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये अंतर है स्पेसिफिक यूज ऑफ आर्टिकल्स में और जेनरिक यूज ऑफ आर्टिकल्स का। ये बेसिक अंतर है जो अभी आपने देखा। अब हम बढ़ते हैं, हमने अभी फॉर्मेशन ऑफ आर्टिकल्स देखा, काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स देखा और यूजेज ऑफ आर्टिकल्स देखा, जनरल और स्पेसिफिक। अब हम बढ़ते हैं वन बाय वन यूज ऑफ ए एन और यूजेज ऑफ द के बारे में। तो ए एन का यूज कहां होता है? तो सबसे पहला ए का प्रयोग हम जानते हैं। यूज ऑफ ए वैसे नाउन के पहले जो सिंगुलर हो, साथ साथ काउंटेबल भी होना चाहिए और जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट यानी कॉन्सोनेंट व्यंजन ध्वनि बी सी डी के, ये जो भी अंग्रेजी के कॉन्सोनेंट है और हिंदी में भी व्यंजन ध्वनि से ही उसका उच्चारण प्रारंभ हो, उसको हम कहते हैं, उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। और एन वैसा नाउन जो सिंगुलर हो, काउंटेबल हो और जिसका उच्चारण वॉवेल साउंड यानी स्वर ध्वनि से प्रारंभ होता हो। अंग्रेजी में 5 ही वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, लेकिन उसका उच्चारण सिर्फ अंग्रेजी से नहीं, हिंदी में भी अगर हम उच्चारण करें तो स्वर ध्वनि ही निकलना चाहिए। इसको हम थोड़ा सा और स्पेसिफिक तरीके से देखते हैं अभी। जैसे दिस इज अ बुक, बुक क्या है? काउंटेबल है और सिंगुलर है, साथ साथ इसका उच्चारण जो है वो कॉन्सोनेंट से हो रहा है। शी हैज अ डॉल, डॉल क्या है? नाउन है और ये सिंगुलर है और ये काउंटेबल भी है, लेकिन उच्चारण क्या है? कॉन्सोनेंट है, डी से इसका उच्चारण हो रहा है। आई हैव अ कार,
कार भी नाउन है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड है। हरी हैज अ डॉग, डॉग भी सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल है, प्लस इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट है, इसलिए इन सब के पहले आप देख रहे हैं ए का उच्चारण हो रहा है। अब एन का प्रयोग देखिए, दिस इज एन एलिफेंट, हाथी, एलिफेंट, ई से अंग्रेजी का वॉवेल लेटर भी है और साथ साथ प्रोनाउंसिएशन भी वॉवेल है, यानी हिंदी में भी इसका उच्चारण देखें तो ओ आ ई उ ए ये सारे हिंदी में स्वर होते हैं। तो एलिफेंट, ही इज ईटिंग एन एप्पल, एप्पल भी वॉवेल लेटर भी है और साउंड भी वॉवेल है। सी हैज एन अम्ब्रेला, यू लेटर भी वॉवेल है और प्रोनाउंसिएशन भी वॉवेल है। राम हैज एन ऑक्स, ऑक्स लेटर भी वॉवेल है और प्रोनाउंसिएशन भी वॉवेल है। तो सारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो वॉवेल साउंड से शुरू होते होंगे उसके पहले एन का प्रयोग, और सारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं उनके पहले ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां एन और ए का प्रयोग सिर्फ लेटर से डिसाइड नहीं होता है, मुख्य बात है उच्चारण। इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करते हैं इस उदाहरण के माध्यम से, आप देखिए। बट व्हाई ए यूरोपियन, अ यूनियन लीडर, अ यूनिवर्सिटी, अ 1 रुपी नोट, अ 1 आइड मैन। अब इन सारे उदाहरण में अगर आप देखें तो यूरोपियन, यूनियन लीडर, यूनिवर्सिटी, 1 रुपी नोट, 1 आइड मैन, ये सारे लेटर्स वर्ड्स जो हैं वॉवेल लेटर से शुरू हो रहे हैं, पर सबके साथ ए लगा हुआ है। यही मैंने अभी समझाया कि ए और एन का प्रयोग लेटर के आधार पर डिसाइड नहीं होता है, वॉवेल या कॉन्सोनेंट लेटर नहीं बल्कि उनके साउंड से डिसाइड होता है। अब इसके उच्चारण को मैंने हिंदी में यहां लिखा है समझाने के लिए। यूरोपियन, यहाँ ई और यू दोनों वॉवेल है, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन देखिए तो हिंदी में व्यंजन हो रहा है य हरस उकार, यू। यूनियन में देखिए तो यू लेटर तो वॉवेल है पर इसका उच्चारण क्या हो रहा है, य दीर्घकार, यानी ये भी व्यंजन ध्वनि से शुरू हो रहा है। यूनिवर्सिटी, ये भी लेटर वॉवेल है पर इसका उच्चारण यू दीर्घकार व्यंजन से शुरू हो रहा है, यानी व्यंजन ध्वनि से शुरू होने के कारण लेटर भले ही वॉवेल हो उसके पहले ए लगेगा। लेकिन अब आगे देखिए, एन आवर, एन ऑनेस्ट, एन ऑनरेबल पर्सन, यहां ये सारे वर्ड्स एच से शुरू हो रहे हैं जो कि कॉन्सोनेंट है। लेकिन अगर आप इसके उच्चारण को देखें तो आप देखिए आवर का उच्चारण क्या हो रहा है, ऑवर, ऑनेस्ट, ऑनरेबल, ये सारे हिंदी में वॉवेल्स हैं और वॉवेल यानी स्वर ध्वनि से इनका उच्चारण हो रहा है और एच का उच्चारण यहां साइलेंट है, हियर एच इज साइलेंट। तो जब कोई भी लेटर या वर्ड कहने के लिए वो कॉन्सोनेंट हो पर यदि उसका उच्चारण वॉवेल साउंड से हो रहा है, उच्चारण में अगर वो वॉवेल आ रहा है तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे, और लेटर भले ही वॉवेल हो अगर उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट होगा तो उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। अब हम जानते हैं ए और एन का प्रयोग कहां कहां नहीं करते हैं, ओमिशन ऑफ ए और एन। तो प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। यू आर राम, राम प्रॉपर नाउन है। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। दिस इज मिल्क, क्या आप दूध को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। वाटर, मिल्क, ऑयल, घी, शुगर, राइस, ये सब सारे अनकाउंटेबल नाउन है। बिफोर प्लूरल नाउन्स, और प्लूरल नाउन के पहले तो ए एन का प्रयोग हो ही नहीं सकता। तो ये 3 बाध्यताएं हैं इसकी जहां इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। अब हम जानेंगे यूजेज ऑफ द के बारे में। तो द का प्रयोग ही समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ए एन तो बहुत आसान था, द का प्रयोग हम करते कब हैं? जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाक्य में पहली बार प्रयुक्त होता है तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं, किंतु वही सिंगुलर नाउन, काउंटेबल नाउन अगले वाक्य में पुनः आए तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने यहां 3 सेंटेंस दिया है। वी केम अक्रॉस अ ब्रिज, हम एक नदी के समीप पहुंचे, मतलब हम कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक नदी आई। वी केम अक्रॉस ए रिवर, हम एक नदी के नजदीक पहुंचे। अब यहां रिवर पहली बार आया, उसके साथ ए लगा,
पर वही चीज अब मैं दोबारा चर्चा कर रहा हूं उसकी। द रिवर हैड ए ब्रिज ऑन इट। अब वही नदी दोबारा फिर वाक्य में आ रही है, रिवर। अब यहाँ ए एन नहीं, यहाँ द लग रहा है। तो वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब वाक्य में दोबारा आया तो उसके साथ द का प्रयोग किया गया। आगे देखिए, सेकंड सेंटेंस में ही आप देखेंगे, द रिवर हैड अ ब्रिज। ब्रिज भी वाक्य में पहली बार आ रहा है तो उसके साथ ए लगा। अब तीसरा सेंटेंस अगर देखें तो द ब्रिज वॉज डैमेज्ड, यानी पुल टूटी हुई थी या टूटा हुआ था। अब वही तीसरे सेंटेंस में ब्रिज दोबारा आ रहा है तो उसके साथ द लग गया। इसको मैं थोड़ा सा और इलस्ट्रेट अभी करता हूं एग्जाम्पल के माध्यम से। यहां मैंने लिखा वी केम अक्रॉस अ रिवर, यहां रिवर पहली बार आ रहा है। अब इसको ऐसे हम समझते हैं, द रिवर हैड अ ब्रिज ऑन इट। पहले वाक्य में जब ये रिवर पहली बार आया तो ए लगा, और दूसरी वाक्य में वही रिवर जब दोबारा आ गया तो उसके साथ द लगा। यानी आप देखेंगे तो इसको कहते हैं एनाफोरिक यूज ऑफ द। पहली बार सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाक्य में आए तो ए या एन अकॉर्डिंग टू साउंड। अब वही नाउन जब वाक्य में दोबारा आएगा तो उसके साथ द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अब ये कोई ऐसी वैसी नदी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अब इसकी चर्चा हो चुकी है और मैं उस निश्चित नदी की बात कर रहा हूं जिसके किनारे हम पहुंचे थे, और इसकी चर्चा मैंने पिछले वाक्य में कर दी है। आगे, द रिवर हैड ए ब्रिज ऑन इट। यहां ए ब्रिज पहली बार आया इस वाक्य में, इसके साथ ए लगा। लेकिन पुनः आगे आप देखिए, मैं लिखता हूं द ब्रिज वॉज डैमेज्ड। अब तीसरे वाक्य में जब वही ब्रिज दोबारा आया तो उसके साथ द का प्रयोग हो रहा है। इसको हम कहते हैं एनाफोरिक यूज ऑफ द। ऐसा क्यों कहते हैं? एनाफोरा एक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू कैरी बैक, मतलब पीछे की ओर मुड़ना। जब भी द का प्रयोग करना होता है तो द हमेशा पीछे मुड़ता है। अब यहां देखिए, द ब्रिज का जब मैंने प्रयोग किया तो ये द यहां से इस एरो के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि इस एरो के माध्यम से आप देखिए कि ये पीछे की ओर मुड़ा और इस ब्रिज के पास पहुंचा, और इस ब्रिज को ये देख रहा है कि इसकी चर्चा पहले हो चुकी है। तो द हमेशा अपने पहले वाले वाक्य की तरफ या पीछे मुड़ेगा और उस नाउन की जिसकी पूर्व चर्चा हो चुकी हो उसके साथ प्रयुक्त होकर के फिर दोबारा आता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं एनाफोरिक यूज ऑफ द, यानी द का प्रयोग जो होता है वो अपने पूर्व चर्चित नाउन के साथ होता है। और यही चीज दिखाने के लिए मैंने यहाँ ये एग्जाम्पल आपको दिया था। इस तरीके से एरो और डायग्राम के माध्यम से इसको समझाया कि द कब यूज किया जाता है। पहली बार, कभी भी वाक्य में पहली बार अगर कोई नाउन आ रहा हो तो उसके अकॉर्डिंग टू साउंड, वॉवेल या कॉन्सोनेंट साउंड को देखते हुए हम ए या एन लगाएंगे। पर वही वर्ड नाउन जब अगले सेंटेंस में दोबारा आएगा तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अब ये द उसके साथ आकर के उसको एक तरीके से डिटरमिन करता है, सुनिश्चित करता है, निर्धारित करता है। इसीलिए ए एंड द को डिटरमाइनर के अंतर्गत रखा जाता है। मैं अगली वीडियो में डिटरमाइनर पर चर्चा करूंगा, यहां मैं डिटरमाइनर्स पर चर्चा नहीं करूंगा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये आपने देखा द का प्रयोग, पहला प्रयोग आपने देखा। दूसरा, वैसी वस्तुएं जो दुनिया में अकेली हों और जो स्वभावतः निर्दिष्ट हों, मतलब निर्धारित हो। निर्दिष्ट का मतलब निर्धारित हो। इसको भी हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। द सन, द मून, द अर्थ, द ईस्ट, द ताजमहल, द नॉर्थ, द रेड फोर्ट। कहने का मतलब दिशाएं, दुनिया की वैसी यूनिक चीजें जो अपने आप में अकेली हैं, उनके अलावा धरती तो हमने इसके अलावा कोई दूसरा देखा नहीं, तो ये तो ऑलरेडी निर्धारित है। सन, मून, ये सारे निर्धारित हैं हमारे लिए। हम सन की बात करेंगे तो उसी की बात करेंगे जो हमें दिखाई देता है, उसके अलावा दूसरा कोई सन नहीं है। तो ये सारे जो पूर्व निर्धारित हैं इनके लिए, और जो अपने आप में यूनिक हैं, दुनिया में अनोखे हैं, इनके जैसा दूसरा नहीं, इसलिए हम इनके साथ द का प्रयोग करते हैं। दूसरा, before the names of rivers, oceans, seas, gulfs, ranges of mountains, group of islands। इसको भी उदाहरण से हम देख लेते हैं। द गंगा, द इंडियन ओशन, द बे ऑफ बंगाल, द अरेबियन सी, द हिमालयाज,
द एंडमान्स, ये सब सारे ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं, इनके साथ द का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रिलीजियस बुक्स, एज फॉर एग्जांपल द टाइम्स ऑफ इंडिया, द रामायण, द महाभारता, द इलस्ट्रेटेड वीकली, तो जो भी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर वगैरह के नाम होते हैं या धार्मिक ग्रंथ होते हैं, उनके साथ हम द का प्रयोग करते हैं, डिफिनिट आर्टिकल द। जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन पूरी जाति का बोध कराए, जैसे द काउ गिव्स मिल्क, मैंने पहले ही सबसे पहले समझाया था। द टाइगर इज ए फियर्स एनिमल, ऐसा नहीं कि भारत का बाघ जो है वो खूंखार होता है और अफ्रीका का बहुत साधु होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरी जाति क्या बोध करा रहा है। आगे देखिए, बिफोर सम कंट्रीज एंड स्टेट्स, कुछ ऐसे स्टेट्स और कंट्रीज हैं, कहने को वो प्रॉपर हैं, लेकिन उनके साथ इसका प्रयोग किया जाता है। और वो सिर्फ प्रॉपर नहीं है, इसका भी एक रीजन है, वो कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है उनका। जैसे द यूएसए, यूएसए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बहुत सारे छोटे छोटे देशों को मिलाकर के अमेरिका, एक देश या राज्यों को मिलाकर के एक यूनियन है अमेरिका, छोटे छोटे राज्यों का। उसी तरीके से यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर के या देशों को मिलाकर के यूनाइटेड किंगडम बना। द पंजाब, पंजाब का भी अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग है। पंजाब प्रॉपर नाउन है, पर पंजाब का मीनिंग क्या है? पंजाब का मतलब होता है वैसा स्थान जहां से 5 वाटर सोर्सेज ऑफ वाटर हो, यानी जहां से 5 नदियां बहती हो। तो आप पंजाब को जाएंगे तो वहां झेलम, रावी, चेनाब, सतलज और ताप्ती, या कोई ऐसे ही 5 नदियां वहां से बहती हैं, इसीलिए उसका नाम पंजाब पड़ा। यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रूस, द सोवियत यूनियन। तो ये सब स्पेसिफिक मीनिंग की वजह से इनके साथ में द का प्रयोग किया जाता है। बिफोर द सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री, किसी देश की नागरिकता की अगर बात किया जाए जिसे उनका नागरिक होने का बोध होता हो, तो उसके साथ भी हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द इंडियन, द जापानीज, द नेपालीज, द चाइनीज। आगे देखिए, बिफोर ऑर्डिनल्स, एज फॉर एग्जाम्पल द 1st ऑफ दिसंबर, द सेकेंड अटेम्प्ट। तो ऑर्डिनल नंबर्स के साथ में डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास, तो द बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। उसी के साथ आप देखिए, बिफोर एन एडजेक्टिव, व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड, एडजेक्टिव के साथ भी नाउन डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है जब नाउन अंडरस्टूड है। एज फॉर एग्जांपल, द रिच शुड हेल्प द पुअर। यहाँ रिच क्या है? एडजेक्टिव है, और पुअर क्या है? ये भी एडजेक्टिव है, उसके साथ द लग गया। द रिच का मतलब हुआ रिच पीपुल, द पुअर का मतलब हुआ पुअर पीपुल। तो यहाँ पीपुल अंडरस्टूड है, नाउन जब अंडरस्टूड हो तो वैसे केसेज में एडजेक्टिव के साथ डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। द रिच शुड हेल्प द पुअर, मतलब ये हुआ कि अमीर लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। द रिच मतलब रिच पीपल, द पुअर मतलब पुअर पीपल। तो यहाँ नाउन अंडरस्टूड है। तो इस तरीके से हमने अभी जो देखा वो आर्टिकल्स का यूज देखा कि आर्टिकल में डेफिनिट आर्टिकल द कहां कहां प्रयोग किया जाता है। हमने अभी इसके प्रयोग को देखा, और ये प्रयोग समझना बेहद जरूरी होता है, और इन्हीं से हम एग्जामिनेशंस में अपने मार्क्स की उम्मीद भी कर सकते हैं। अदरवाइज संभव ही नहीं है कि आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स की उम्मीद करें। तो ये रहा यूजेज ऑफ द। अब द का प्रयोग कहां कहां नहीं होता है, हम उसको भी थोड़ा सा देखेंगे। तो बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, यानी अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता। इसको भी हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। आई टेक टी, वाटर इज हॉट, सिल्वर इज ब्राइट, लाइफ इज फुल ऑफ सस्पेंस। यानी टी, वाटर, सिल्वर और लाइफ, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है, तो इनके साथ हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा, बिफोर प्रॉपर नाउन, he went to Patna, Ram comes from Mumbai, he lives in Nepal,
इंडिया इज आवर कंट्री, तो यहाँ पटना, मुंबई, नेपाल, इंडिया, ये सारे प्रॉपर नाउन हैं और एक खास देश के नाम है, तो इनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते। हालांकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब प्रॉपर नाउन का कुछ स्पेसिफिक मीनिंग निकलता हो तो कुछ खास ऐसे हैं जिनके साथ द का प्रयोग होता है, सामान्य अर्थ में नहीं होता है, विशेष अर्थ में। व्हेन प्लूरल नाउन्स आर यूज्ड इन जनरल सेंस, जब प्लूरल नाउन का प्रयोग सामान्य अर्थ में किया जाए, जैसे कैट्स कैच माइस, वही सारी बिल्लियां चूहा पकड़ती है, ऐसा थोड़ी कि भारत की बिल्ली चूहा पकड़ती है और अफ्रीका की बिल्ली जो है वो साधु संत है, वो भी चूहा पकड़ती है। तो ये कैट्स मीन्स ऑल कैट्स, गर्ल्स लाइक डॉल्स, लायंस हंट डियर, काउस गिव मिल्क। तो जैसे मैंने सबसे पहले जो बताया था ना, जनरल यूज ऑफ नाउन्स, तो वहां पर यहां है कि व्हेन प्लूरल नाउन, जब प्लूरल नाउन, वो स्पेशल वो सिंगुलर नाउन था, पर यहाँ प्लूरल नाउन का प्रयोग मैं कर रहा हूं कि प्लूरल नाउन जब पूरी जाति का बोध कराए तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके बाद आप पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव नाउन के बाद, जैसे दिस इज माई बुक, यहाँ माई क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, और दैट इज सीताज फ्रॉक, सीताज क्या है, पोसेसिव नाउन है। तो पोसेसिव नाउन या पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। बिफोर नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड डिजीजेज, खेल और बीमारियों के नाम के साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते, जैसे वी प्ले फुटबॉल, वी प्ले हॉकी, वी प्ले क्रिकेट, राम इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, मलेरिया, जॉन्डिस, किसी भी एक बीमारी का नाम ले सकते हैं आप, उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग हम नहीं करते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ सीजन, डेज एंड मंथ्स, जैसे ही विल कम इन दिसंबर, तो दिसंबर क्या है, प्रॉपर नाउन है, बट नेम ऑफ मंथ है और इसके साथ हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। संडे कम्स आफ्टर सैटरडे, दिनों के नाम के साथ। जनवरी इज वेरी कोल्ड, महीनों के नाम के साथ। शी वेंट टू शिमला इन समर, समर नेम ऑफ सीजन, तो इसके साथ भी डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेज एंड सब्जेक्ट, भाषाओं और विषयों के नाम के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता। एज फॉर एग्जाम्पल, सी स्पोक्स, सी स्पीक्स हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, तो हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश क्या है, भाषाओं का नाम है। मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, तो भाषा हो या विषय हो, इसके नाम के साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। आप आगे देखिए, बिफोर नेम्स ऑफ फेस्टिवल, त्योहारों के नाम के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। वी मेट ऑन दिवाली, या वी मेट ऑन होली, या वी मेट ऑन छठ, तो इस प्रकार आपने देखा कि फेस्टिवल्स के नाम के साथ या हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते। अभी आपने उदाहरण के माध्यम से देखा, फॉर्मेशन देखा कि किस तरीके से हम एडजेक्टिव से आर्टिकल का फॉर्मेशन हुआ और ये किस तरीके से हमारे लिए सेंटेंसेस में इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। बगैर इसको समझे आप नाउन का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि इनका प्रयोग करके नाउन को सही तरीके से निर्धारित अगर करने का कोई काम करता है तो ये आर्टिकल करता है, और इसलिए इनको डिटरमाइनर्स के अंतर्गत रखा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और आज के बाद आपको आर्टिकल से संबंधित कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। मैं अंत में ये कहूंगा कि यदि आपको कोई समस्या हो, परेशानी हो, तो आप YouTube में कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उस पर जरूर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा, जवाब दूंगा, या उस पर जरूरत हुआ तो मैं कोई वीडियो बना करके डालूंगा। आपका सुझाव मेरे लिए बहुत मैटर करता है, मायने रखता है। एट लास्ट मैं आप सबों से ये अनुरोध करूंगा कि यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर माय चैनल many more people. Thanks.